हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अंकित कपूर, कबड्डी समाचार से। बहुत सारी टेंशन मार्केट के अंदर चल रही हैं। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप 125% से अब 145% पे लेके आ चुके हैं। हमारे साथ ये धर्मेश कांत सर हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए, और वो चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर इक्विटी हेड हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सबसे पहले कि ये मार्केट में इतनी उथल चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहीं ना कहीं कंडीशंस देखे तो 145% तक लगा दिया है। चाइना ने कहीं 84% तक लगा दिया है। पूरा यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं अब अमेरिका से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप, और आगे आने वाली कंडीशंस किस तरह से रह सकती हैं? नमस्कार अंकित एंड सारे देखने वाले और सुनने वालों को भी नमस्कार। देखिए अंकित, दो कंडीशंस है। एक तो ये अनसीन प्रेसिडेंस है, इसका कोई प्रेसिडेंस पहले रहा नहीं था, और इस तरीके की टैरिफ जो लगाया है ट्रम्प ने, वो एक्सपेक्टेशंस तो किसी को नहीं थी कि वो लगाएंगे, बिकॉज ट्रम्प इज नोन टू बी अनप्रिडिक्टेबल। बट टैरिफ का जो सागा है, यूएस हमेशा से, अगर 100 साल की हिस्ट्री देखें तो यूएस ने ही चालू किया है टैक्स लगाना और सैंक्शंस करना। पहले आता था कि इस कंट्री पर सैंक्शन कर दिया बिकॉज वो जो बिहेवियर है उनका उनको पसंद नहीं आ रहा, रशिया पर सैंक्शन एंड सुपर सैंक्शंस, ये सब वो करते रहते थे। तो ये भी उसी तरह का एक सैंक्शन ही है, आपको उस तरीके से देखें। और मार्केट्स दो तरीके से रिएक्ट करता है। एक तो न्यूज़ जब आती है तब रिएक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन क्या होता है जब इम्पैक्ट आता है, एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। अभी समस्या ये होगी मार्केट के साथ कि एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड को जज करना काफी डिफिकल्ट है। ये आप, बिकॉज ये खुद ही डिसाइडेड नहीं है कि कब कितना टैरिफ लगाएंगे। रोल बैक करते हैं, लगाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। अभी आप देखो कि ऑलमोस्ट 75-80 कंट्रीज पे से उन्होंने 10% पे ही आके अटक गए हैं टैरिफ पे। 90 दिन का इनको विंडो दिया है। और चाइना, जहां पहले 54 था उसको 104 किया, 125 किया, अब 145 कर रहे हैं, तो वो एक अलग वॉर चल रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, स्थिति है, इसका भी एक्चुअल आकलन लगाना कि व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनियों पे, और किस तरीके से अनसेटलिंग होने के बाद रीसेटल होगा जो ट्रेड इम्बैलेंसेस है, व्यापार का जो धंधा है वो कैसे सेटल होगा, किस किस कंट्री से क्या रीरूटिंग हो सकता है। ये सब बातें अभी मार्केट तभी जज कर पाएगा जब मार्केट को पता हो, व्यापार करने वाले को पता हो कि एक्चुअल टैक्स रेट क्या लगने वाला है। सही तो बात। ये एक यूनिक सिचुएशन पैदा हो गई है। इस इम्पैक्ट में मुझे लगता है वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, ऊपर नीचे ये जो भी मार्केट कर रहा है ये चलता रहेगा। प्रार्थना यही है कि ये एटलीस्ट एक ट्रेजेक्टरी पर लाके ट्रम्प इसको सेटल कर दे। अब आप आ जाए ट्रम्प के बैकग्राउंड पे, ये इलॉन मस्क जो उनके एडवाइजर हैं इस समय, ये दोनों हार्डकोर बिजनेसमैन रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो ये थे नहीं। और इनको डील नेगोशिएट करने आता है, और अपने निजी जिंदगी में भी काफी नेगोशिएट करते हुए ऊपर आए हैं, काफी फेलियर्स के बाद ऊपर आए हैं। तो इनको फेलियर से भी डर नहीं लगता है। कल को ये टैरिफ पॉलिसी में लेके कुछ इनको अगर एडवर्स दिखना पड़े या कुछ समय के लिए फेलियर्स आ जाए, यूएस इकोनॉमी थोड़ी सी डाउनटर्न में आ जाए, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है। जैसा कि उन्होंने, ट्रम्प साहब ने कहा भी कि यूएस अगर थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम में आए तो ट्रांजिटरी फेज है, ये बदलते हुए समय का बदलाव जो आ रहा है उसके लिए कुछ समय तकलीफें हो सकती है, बट बाद में ये वापस से संभल जाएंगे। अब अंकित, आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए, यूएस हैज नथिंग टू लूज इन द लॉन्ग रन। रीजन ये है कि ये जो टैरिफ लगता है ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर लगता है। यूएस पूरे दुनिया को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स तो बेचता ही नहीं था, जी। वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बेच रहा था, हम्म। जहां पर है नहीं। आज इंडिया में भी अगर हार्डवेयर पे सिर्फ 6% टैक्स लगते हैं, आप डेल का कंप्यूटर खरीद रहे हो, सो वहां पर यू आर पेइंग वेरी लेस, या फिर एचपी का आप ले रहे हो। हम्म। एट द सेम टाइम सारे सेमीकंडक्टर्स जो है एनवीडिया बनाती हो, इंटेल बनाते हैं, उसके बिना पर दुनिया चल नहीं सकता। और ये, और सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें आप, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब ये आम जिंदगी में हर लोग के काम आता है। दूसरा कैश पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो उसको यूज करने वाले लोग हैं उनकी पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हम्म। आज अगर इंडिया टैरिफ लगा दे 60% टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो यूएस पे आता है, तो उसको देगा कौन? मैं और आप देंगे, हमारे से लोग देंगे, सही देश बात। की जनता देगी। उनके पास ये पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं। तो यूएस इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि उनके पास, दे कांट बार्गेन, बार्गेनिंग उनके पास है। और जो मोटा मोटी अगर आप एवरेज रेट देखिए, आप वेटेड एवरेज नंबर देखो, सिंपल जो 1-to-1 एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगे, हम्म। तो आफ्टर दिस टैरिफ हाइक जो 25% का उन्होंने लगाया था, तो भी 50% थे जो दुनिया यूएस के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाती है। तो देयर वाज हेडरूम आगे चलने का। तो नेगोशिएट करना चाहते हैं, मुझे लगा नेगोशिएट होगा। वियतनाम ने ऑलरेडी 0% का अनाउंसमेंट किया है, भारत पहले से ही इस चीज को
ये उन्हें ईज करना चाहता था, हार्ले डेविडसन पर उन्होंने कम की, फिर बourbon विस्की पर किया। तो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटेजी है कि आप प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से डील करो, रादर देन ब्लैंकेट टैरिफ स्ट्रक्चर पर। तो मुझे लगता है ये यूज आउट हो जाएगा। खाली एक समस्या जो काफी ज्यादा बिखरती हुई दिख रही है, इट्स बेसिकली इकोनॉमिक थर्ड वर्ल्ड वॉर दैट इज बिटवीन चाइना एंड यूएस। हम्म। अब चाइना का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में यूज होता है, यूएस में भी बहुत यूज होता है, और इंटरलिंक्ड है दोनों की इकोनॉमीज। यस। ये कैसे सॉल्व होगा, ये अभी अंकित अगर सच बोलूं तो किसी की बस की बात नहीं है इसका आकलन लगाना। आई थिंक जो थिंक टैंक टीम है, जो पूरी एनालिस्ट की टीम ट्रम्प के साथ बैठी हो या जिनपिंग के पास बैठे हो, वो भी इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां खुलेंगे, इनडायरेक्ट ट्रेड के रूट रास्ते निकलेंगे, तो उसमें 3-6 महीने लग सकते हैं सेटलिंग में। तब तक के लिए वोलेटिलिटी रहेगी। नेट नेट जो टैरिफ है, ये एक टैक्स है जिससे गवर्नमेंट कमाती है। वो टैक्स वापस रिडायरेक्ट होके आम पब्लिक के मदद के लिए वापस आती है, जैसे चाहे इंफ्रा स्पेंडिंग हो, चाहे यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट वेज का पेमेंट हो। सो पूरा का पूरा गेम यहाँ अटका हुआ है। डेवलप्ड इकोनॉमी थोड़े से एडवांटेजियस पोजिशन में है, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनके पास सरकारी जो खाली उनका डेफिसिट है बजट का उसको देखना होता है। इमर्जिंग मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि इस टैक्स के बहुत सारे उपयोग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, हेल्थ केयर में होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स में अगर इनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है जो आप यहाँ से बाहर बेच रहे हो, हम्म। तो आपके कॉर्पोरेट इनकम कम हो जाते हैं, और आप ऐसे भी उनके प्रोडक्ट यूज के खरीद नहीं लेते। तो वहाँ लोअर करके भी आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज आपका टैक्स कम होने वाला है। हम्म। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट बाहर ज़्यादा टैक्स पे करेगी तो उनकी प्रॉफिट कम होगी, तो आपका फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है वो कम होगा। तो दैट वे ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड थोड़ा सा स्लो डाउन तो हर कंट्री को दिखना पड़ेगा, चाहे वो लार्जली इम्पैक्टेड हो या वेरी लेस इम्पैक्ट हो। चाहे इंडिया भी माना जा रहा है कि सबसे कम इसमें इम्पैक्ट इंडिया को होगा, हम्म। बट इम्पैक्ट होगा। तो उस इम्पैक्ट का कितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होने वाला, कितना कम होने वाला। ऑलरेडी हम लोग 3 साल के बुल रन के बाद ये कंसोलिडेशन का ईयर मान रहे थे कि 1 साल जी। 1.5 साल ये मार्केट कंसोलिडेट करेगा। उसमें अगर नेगेटिवली कंसोलिडेट करता है तो वहां पर फिर आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लगेगी कि वैल्यूएशन के हिसाब से किसी का अर्निंग कम गिरेगा, किसी का ज्यादा गिरेगा, स्टॉक प्राइस रिएक्शन के हिसाब से वैल्यूएशन क्या बैठता है। तो अभी वो अपॉर्चुनिटी खोजने का पीरियड है। तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट 6 मंथ ये मार्केट ऐसी रेंज बाउंड इक्विटी मार्केट फंसा रहेगा, मे बी 22,000 से 24,000 के बीच में। और वैल्यूएशन गैप की जो अपॉर्चुनिटीज है, हम्म। इम्पैक्ट वर्सेस एक्चुअल स्टॉक प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, वहां पर आपको ट्रेड्स बैठते हुए मिलेंगे। एक स्ट्रक्चरल बाई जिसको आप बोलते हो मार्केट में, हम्म। इंडिया के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ वो 3-4 सेक्टर रहती है। वो सेक्टर वो है वहां पर कंजम्पशन गवर्नमेंट आपको ड्राइव कर रही है। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपका डिफेंस हो गया, आपका खरीदार कौन है, सरकार है, तो हम्म। वो करते रहेंगे। रेलवे इंफ्रा हो गया, वहां पर भी आपका जो बायर है वो सरकार है, तो वहां पर स्पेंडिंग चलती रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है सरकार ड्राइव करी, चाहे हाईवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए। तो वैसे वैसे कंपनियां जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, वहां पर तो अभी भी एक 5 साल 10 साल का व्यू वाला इन्वेस्टमेंट रेट बनता है। बाकी सब जगह आई थिंक इट्स टू अर्ली। मे बी 3 महीने के बाद आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। सर जैसा कि आपने बताया सारी चीजों के बारे में, लेकिन अगर यूएस और चाइना की बात करें, दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं। जहाँ के इंपोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा चाइना से ही इंपोर्ट करता है यूएस, करीब 12.5 से 13% के आसपास इंपोर्ट करता है। वहीं अगर देखा जाए तो यूएस जो चाइना है वो भी एक्सपोर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। जो यूएस से इंपोर्ट होता है वो 6.7% के आसपास ही है, जो 2024 के डेटा है उसके हिसाब से। अब राइट। के अंदर सर कंडीशन जो क्रिएट हो रही है इन दोनों की वॉर की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब ये आ रहा है कि ट्रेजरी जो अपनी है वो भी सेल आउट कर सकता है चाइना, यूएस के अंदर जो उसके इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी वो लिक्विडेट कर सकता है। तीसरी चीज एक निकल के आ रही है कि जर्मनी भी कहीं ना कहीं टेंशन में है। 1200 केजी 1200 टन के आसपास कोई गोल्ड वहां पे रखा हुआ है उनका, और करीब 37% उनका टोटल गोल्ड जो है वो न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। उसको भी वो वापस मंगाना चाह रहे हैं क्योंकि आम जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक टेंशन बनी हुई है और यूएस के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो रहा है। सर इसको किस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो चाइना का लॉपसाइडेड है यूएस को लेकर के। वो यूएस को काफ़ी ज़्यादा 12-13% के आसपास उनका यूएस में माल जाता है, जबकि यूएस से 6-7% के आसपास ही आता है। तो ये तो इम्पैक्ट होगा डायरेक्टली।
अब चाइना हो सकता है कि इसका रास्ता खोज ले, किसी और कंट्री में पहले कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छोटा ही सेटअप करे, फिर माल वहां से यूएस शिप कर दे। तो ऐसे ऐसी चीजें होंगी मार्केट में, तो ये तो मुझे लगता है कि ये सेटल हो जाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे यूएस कंज्यूमर को भी कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए जो वहां पर ही बन नहीं रही है। अगर कंपनियां वहां पर वापस से कार्यरत होती है तो भी उसमें टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल यस। लगेगा उसको फंक्शन होने में। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी ये डिसरप्शन, आई मीन, सेटल होगा। देर विल बी वेज, जैसे आप रशियन ऑयल इंडिया से रिफाइन होके यूरोप जा ही रहा था, तो वैसे वैसे रास्ते काफी खुलेंगे, वो चीज़ तो सेटल हो जाएगा। बट जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये बताई कि लोग पैसा अपने कंट्री में वापस लेके जाना चाहते हैं। हमने जो पिछले हफ्ते मार्केट का बिहेवियर दिखा, इट वाज एग्जैक्टली सेम थिंग। ये फंडामेंटल सेलिंग नहीं हो रही थी, वैल्यूएशन को लेकर सेलिंग नहीं हो रही थी, यस। या बिजनेस में गिरावट आने वाली इसको लेकर सेलिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज इसका अंदाजा है ही नहीं। वो कब क्या चेंज कर देगा ये किसी को नहीं पता है। ये 10% भी हटा दे या वापस से 26% कर दे, बिल्कुल। कोई जानता नहीं है। ये सेलिंग ये होती है कि जब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि बाहर जितने इन्वेस्टमेंट है उसको आप घर ले आते हो। तो अभी सब कंट्री नहीं, क्या क्रॉस कंट्री सेलिंग थी, मतलब यूएस का इन्वेस्टमेंट जापान में, तो वहां से पैसा निकाल रहा है, जापान इंडिया से पैसा निकाल रहा है, तो हर लोग पैसा पहले अपने घर लेके जाना चाहते हैं। सेम विद गोल्ड का भी सिनेरियो बन सकता है कि अगर कहीं और पड़ा हुआ है तो आप उसको पहले अपने घर पे ले आओगे। एंड जी। एक बार कैपिटल आपके पास आ गया और फिर ये चीजें सेटल होके एक वापस नए, अगर रूल्स को स्थापित होना तो वो नए रूल्स से स्थापित हो गए, फिर आप वापस से री इन्वेस्टमेंट का रूट करते हो। तो ये वोलेटिलिटी रहेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बहुत लोग गोल्ड पर भी बियरिश हो रहे हैं, उनको लग रहा है, बट आप देखो डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से गिरावट आई है, और यूएस पे जो आपने हाईलाइट किया कि लोगों को अब लग रहा है कि शायद ये जो वर्ल्ड लीडर था, ये हम्म। पिछले 2 दशक से कि वर्ल्ड का सोल लीडर बन के खड़ा हुआ था आफ्टर द कोल्ड वॉर, जब रशिया से एंड हुआ और चाइना इमर्ज होके होने वाला था वर्ल्ड लीडर के था, तो उस वर्ल्ड लीडर के टैग पर यूएस पे क्वेश्चन मार्क जरूर लग गए हैं। हम्म। तो अगर यूएस हिलता हुआ नजर आएगा तो आपका सेफ हेवन सिर्फ एक ही बच जाता है, वो है गोल्ड। सो जी। गोल्ड स्टैंडर्ड जो बोलते हैं सदियों से चला आ रहा है, ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और अगर अंकित आपने देखा हो पिछले 5 साल में जितनी सॉवरेन गोल्ड बाइंग हुई है ना, सबसे ज्यादा हुई है। जी। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, यूएस भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लोग को एक लग रहा था कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा, और ये जो एक स्थापित नॉर्म चला आ रहा था कि यूएस इज द फादर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सब कुछ वो देख रहा है, वो हिलेगा और नए लीडर्स इमर्ज होके आएंगे। तो जब तक ये होता नहीं है तब तक आपके पास सेफ्टी नेट यही है कि एक तो कैश जितना है आपका बाहर में जो निवेश किया हुआ है उसको घर ले आओ। जी। दूसरा, जो सबसे फंजिबल आज के कमोडिटी है वो गोल्ड है। हम्म। गोल्ड अनडिनाएबल द बेस्ट एसेट क्लास हो जाता है अगर प्राइसिंग पावर के हिसाब से देखा जाए, तो उसकी डिमांड अभी मुझे लगता है और बढ़ेगी सॉवरेन साइड में, एंड वहां पर बाइंग बनते रहेगी। तो गोल्ड प्राइसेस गिरेगा तो नहीं, मार्केट में बिकने को तो नहीं आएगा, बिल्कुल। बट खरीदार इसमें बढ़ने चाहिए। तो वो अभी एक सबसे सेफेस्ट हेवन होगा। आप देखो पिछले 3 दिन में वापस ऑलमोस्ट 2800 2900 वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। 3200 हो गया है डॉलर का। तो ये तो यहाँ पर सबसे बड़ी तेजी तो मुझे गोल्ड में लग रही है, नॉट इवन यूएस ट्रेजरीज, वहां हाँ। पर भी सेलिंग चालू हो गई है। जी। सेम विथ एवरी गवर्नमेंट, अभी चाइना के ट्रेड से भी प्रॉब्लम आ जाएगा बिकॉज स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। सो हिलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर में फाइनेंशियल एसेट जितने हैं ना अंकित, वहां पर प्रॉब्लम आएगा। हम्म। हार्ड एसेट्स, तो रियल एस्टेट तो काफी डोमेस्टिक हो गया। वहां पर अगर लास्ट में आपके पास बहुत पैसा पड़ा तो आप रियल एस्टेट में भी हो सकता है थोड़ी तेजी बने रहे, हम्म। बिकॉज आप इक्विटी में नहीं डाल रहे हो, किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल रहे हो, तो आप बोलोगे चलो एसेट खरीद के रख लो। हम्म। ये तो हार्ड एसेट है। एंड गोल्ड इज द सेकंड हार्ड एसेट, जहां पर मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ बनी रहेगी। सर, क्या जो अमेरिका है वो जर्मनी को गोल्ड देने से मना कर सकता है? ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि मैं आपको अपना आपका जो गोल्ड है वो अभी वापस नहीं करूंगा? कि बीच में कुछ सिचुएशंस आई थी, 2012 में एक सिचुएशन आई थी जहां पे जर्मनी ने मना कर दिया था फ्रांस ने कि उसको गोल्ड देने के लिए। तो कुछ कंडीशंस ऐसी आ सकती है मार्केट के अंदर कि अमेरिका मना कर दे जर्मनी को कि मैं अभी आपको गोल्ड वापस नहीं कर रहा देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हूँ। और ट्रम्प जिस पोजीशन में बैठा है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जैसे आप गोल्ड बीज ये सब खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अभी गवर्नमेंट भी हो सकता है मना कर दे कि मैं आपको 2 साल तक नहीं बेचूंगा। सो यस। एज एन इंडिविजुअल्स, मतलब हमारे आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है।
उनका हो सकता है गोल्ड रिजर्व ही नहीं हो, इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रखे हो, ये सोच के कि मार्केट से खरीद के दे देंगे, और अभी हम्म। गोल्ड प्राइसेस भाग रखा है। तो ये तो सीधा बजटरी डेफिसिट हो जाएगा गवर्नमेंट के बैलेंस शीट में भी। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कंडीशंस दिख रही है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं एक यस। वो मतलब एक डर बना हुआ है जर्मनी के लोगों के लिए कि यूएस में गोल्ड है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, और जल्दी से जल्दी लेके आए। तो ये मार्केट हाँ, की चलिए सर, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, ये जो ईगो क्लैश हुआ है, अब ईगो तो दो लोगों के सब लोग जानते हैं, केवल एक चाइना और एक यूएस के बीच में अब जो ईगो क्लैश चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके पड़ेगा, कंज्यूमर पे, चाइना पे, क्या अमेरिका पे? तीनों पर पड़ेगा अंकित। देखिए कंज्यूमर पर तो पड़ना ही है, बिकॉज ये पैसा जो एंड ऑफ द डे हायर प्राइसेस को कंज्यूमर को ही देना है। जो बनाने वाले हैं उन पर ही पड़ेगा, बिकॉज वो सारा तो पास ऑन कर नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉफिट से काट के ही वो अपना माल बेचेंगे, बट माल बेचना जरूरी है। सिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है, धंधे में आप बने रहोगे तभी तो फिर कल को आज लॉस हो रहा तो प्रॉफिट भी बिल्कुल। कमाओगे। और गवर्नमेंट्स को इसलिए पड़ेगा कि इन अभी जो प्रोडक्ट्स का इनका जो रीसेटलिंग होगा, उसके लिए इंटरनल काफी नॉइजेस क्रिएट होंगे, जो आपको देखना पड़ेगा पॉलिटिकली। आई मीन यूएस में अभी कोई अगर टूथपेस्ट से $10 का लेता था, अब उसको $12 देना देना पड़ा, तो $2 तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसके जेब से। हम्म। वो रिजेंटमेंट तो होना ही है। बट ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट की ट्रेजरीज हैं, वहां पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। हम्म। अभी यूएस का आप देख लो, बहुत बड़ा डेफिसिट चल रहा है, अराउंड 1.2 या 1.3 ट्रिलियन का इनको इंटरेस्ट का बिल भरना पड़ता है। जी। अगर बॉन्ड यील्ड्स वापस से डिटोरेट होने लगे, तो फिर इनको वापस से अभी जो भी फाइनेंसिंग के लिए इनको ट्रेजरी को करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस बजट डेफिसिट इसी चल रही थी, हम्म। वापस से प्रॉब्लम में आ जाएगी, उनको वापस हाई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और ये इसको स्लाइड में देखिए कि अभी ट्रम्प तो ये सोच रहे हैं कि मैं चाइना पर टैक्स लगा के उससे टैक्स कलेक्ट करूंगा। बट अगर चाइना ने माल बेचा ही नहीं यूएस को फॉर एग्जांपल, हम्म। तो वो जो आपका हाइपोथेसिस है कि आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट करोगे, वो तो मटेरियलाइज ही नहीं होगा। यस। प्लस आपके यहाँ भी अगर प्रोडक्शन हुआ नहीं, वो मटेरियलाइज नहीं होगा। हम्म। रीरूटिंग हो गया कुछ दिन के लिए ऐसे कंट्री से जहां पर टैक्स आपने कम लगा रखा, तो भी आपका टारगेट मीट नहीं हो रहा है। तो $400 बिलियन जो इन्होंने पहला एस्टिमेट लगाया था कितना टैक्स आ जाएगा, इस तरीके से हेल्प होगा। यार ये सब 1 या 2 दिन के लिए वैलिड होता है जब आप इतनी ज्यादा अनस्टेबल हैं। अगर हम्म। ट्रम्प साहब पॉलिसी लेके टिक जाते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो मे बी इट वुड हैव वर्कड। बट ये यस। तो खुद भाई साहब इतना आगे पीछे कर रहे हैं कि अभी हर जगह ये अनसेटलिंग हो रही है। प्लस एक बात, खास बात ये है अंकित, कि देखिए जो हम लोग एक चीज को कोई असेस नहीं कर रहा है वो है कंज्यूमर। हम्म। एंड ऑफ द डे हर जो भी बनता है सामान, उसको कंज्यूम करने के लिए हम और आप खरीदते हैं, कंज्यूमर्स खरीदते हैं। अभी क्रूड ऑयल की बात करते हो, पेट्रोल डीजल की, जब 2008 में $146 हुआ था पर बैरल, हम्म। तो भी 80-85 रुपये पर लीटर से ज्यादा डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं था। जी। आज ये $60 पे है, बट हम और आप $105 दे रहे हैं। जी। आप इन्फ्लेशन को भी ले लो 10 साल का अकाउंट, तो भी ये 80-85 ऊपर होना नहीं चाहिए था। जी। 20 रुपीज एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, बट इट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, इट्स बीन पास्ड ऑन। और वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है डीजल और पेट्रोल के कंजम्पशन में। जी। उस लिहाज से अगर देखें, तो देर इज अ आउटसाइड चांस कि वहां पर लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी हो, ये एडिशनल टैरिफ को एक बार क्लियर अब्जॉर्ब कर लें। वो किस लेवल पर इक्विलिब्रियम आएगा, वो थोड़ा सब्जेक्टेड है। बट एकदम शॉर्ट में आपका आंसर करें तो तकलीफ तो एक बार हर जगह होने वाली है, सरकार को भी होने वाली है, कॉर्पोरेट्स को भी होने वाली है, और कंज्यूमर को भी होने वाली है। इसमें नेट गेन इमीडिएट तो मुझे भी किसी का होता हुआ दिख नहीं रहा। मे बी 1-1.5 साल में अगर ये रेट तय कर दें, उसके बाद एक ट्रेड बैठ जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा शायद यूएस को ही होगा। चाइना फिर से एक बार वीक होता हुआ नजर आएगा। दूसरा प्रॉब्लम अंकित क्या है ना, चाइना अगर यूएस में माल नहीं बेच सकता, तो ये जो बातें चल रही है कि वो डंप होगा, वो बात सही है। हम्म। कोई भी बिजनेसमैन वो भले लॉस में बेचे, बट वो कुछ तो रिकवरी है। सही बात है। आप जब स्लम सेल करते हो, एनपीए सेल करते हो, तो क्या करते हो यार, 100 रुपया मैंने खर्च कर दिया, 20 तो आवे। हम्म। तो वैसे कंडीशन में इंडिया ऐसी कंट्री काफी वनरेबल हो जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम आएंगे इमर्जिंग मार्केट में, बिकॉज उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को हिलेगी। तो काफी अनसर्टेन टाइम है। छोटे छोटे बिजनेसेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बड़े बिजनेस हाउसेस तो फिर भी संभाल लेंगे। ओके। बट इट्स अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। व्हाट आई कैन सी इज कि ये साल काफी डिफिकल्ट जाने वाला है इकोनॉमिकली। और एज अ कंज्यूमर, हम और आप जैसे कंज्यूमर जब इतनी अनसर्टेनिटी देखते हैं, हम्म। अगर हमारी खुद की इनकम पे थोड़ी क्वेश्चन मार्क हो, तो हम लोग कंजम्पशन भी कम कर देते हैं। वो एक बिल्कुल। अलग फैक्टर है। हम्म। अगर मुझे लगे कि ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो हो सकता है मैं एक कार और लेने की सोच रहा था, मैं लोग दूंगा कि भाई नहीं करना है, श्योर। 2 श्योर। हॉलीडे नहीं बनाऊंगा मैं।
बिल्कुल। रुक जाते हो, अभी देखते हैं सिचुएशन सही नहीं है। तो ये सब होगा। आप देखो बाहर में जैसे टर्की में इतना अनरेस्ट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10-12 कंट्री तो अभी ऑलमोस्ट इंटरनल वॉर पे ही चल रही है वर्ल्ड में। तो हम्म। दिस इज अगेन अ फैक्टर विच विल लीड टू अ स्लो डाउन। तो नेट नेट पूरा ये साल टफ लगता है, स्लो डाउन विथ कंसोलिडेशन का साल लगता है मुझे। और आई एम वेरी श्योर कि अभी आरबीआई ने जो जीडीपी फोरकास्ट किया है FY 26 का, वो भी डाउनवर्ड रिवाइज होगा, और मे बी 5.6 to 5.8% रियल जीडीपी ग्रोथ पे आके अपने अटकेंगे। और 3-3.25% का अगर आप वेटेड एवरेज इन्फ्लेशन मान लो, तो नॉमिनल ग्रोथ 9-9.25% के आसपास होगा, और उसके आसपास ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए इंडिया के लिए। हम्म। सो दैट वे इक्विटी मार्केट मुझे लगता है फेयरली प्राइस्ड है अभी राइट नाउ। बिकॉज आप इक्विटी मार्केट हिस्ट्री देखें इंडिया का, तो 1996 में जब निफ्टी लॉन्च हुआ, तो हम्म। अपने ऑलमोस्ट 22.5 गुना बढ़े हैं। 1000 का इंडेक्स जी। 22,500 के आसपास है वहां पे। हम्म। कैगर में देखे तो 19% का प्राइस कैगर मिला है इंडेक्स का। S&P 500 का सेम पीरियड में अराउंड 13% का कैगर है। सो यस। दे आर सेकेंड टू अस इन द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज का अगर परफॉर्मेंस की बात करें। प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है 8-10%, 10 या 11% रहेगा ये साल और अगले साल निफ्टी 50 कॉर्पोरेट का। और यहाँ पर आरओईज बेटर है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो 15-16% के आसपास रखते हैं। तो नॉर्मली जब आप जो अगर 18-19 साल का आप फोरकास्ट देखें, मतलब पिछला हिस्ट्री देखें, वहां पर 19% के आसपास का क्या कर रहा है, आरओई 15-16% का, तो 20-22 का ही पी मल्टीपल आपको मिल जाता है इक्विटी मार्केट में। जी। सो प्रेजेंट अर्निंग्स के हिसाब से 1100 का FY 26 का अर्निंग्स दिखता है, ईपीएस निफ्टी 50 का। तो 20 टाइम्स या 21 टाइम्स का मल्टीपल देखोगे तो वही 24,000 आउटसाइड टारगेट दिखता है, 24,500 के आसपास। और नीचे में सिंस मार्केट इक्विटी मार्केट एक्सेसेस में काम करती है, तो गिरने को हो सकता है एक बार 21,000 को भी ब्रीच करे, जब इसके इम्पैक्ट जब पता चलेगा एक क्वार्टर के बाद कि किसको कितना प्रॉफिट में डेंट हुआ और ये नॉन सेटल होता है। सही तो है। वो एक आउटसाइड चांस है, बट वहां पर फिर गिरावट में खरीदारी के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगे। अपसाइड तो मुझे फिलहाल कैप लग रहा है। ओके। एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर टेंशन बनी हुई है, लोगों को पता भी नहीं है वैसे, अगर जो हमारे दर्शक होंगे उनको ज्यादातर पता भी नहीं है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं। और या फिर एक मार्केट में चल रहा है स्टैगफ्लेशन। लोगों को पता नहीं है स्टैगफ्लेशन क्या होता है, बहुत रेयरली होता है ये स्टैगफ्लेशन जैसी चीज। जी इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल करी जा सकती है, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये चीजें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पैनिक या रिसेशन या फिर डिप्रेशन वाली जो चीज होती है, वो स्टैगफ्लेशन में ही हमको देखने को मिली है। 1930 हो गया है, फिर 1976 वाला जो टाइम फ्रेम था, 73 से 76, इसमें देखने को मिला था। क्या स्टैगफ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए अंकित, सबसे डेंजरस डिफ्लेक्शनरी सिचुएशन होता है, और स्टैगफ्लेशन लीड्स टू डिफ्लेशन हम्म। इवेंचुअली। अगर वो समय पर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि आपके जो इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई होता है हम्म। और ग्रोथ लो होता है। जी। ये जो लो ग्रोथ होता है इवेंचुअली वो डी ग्रोथ में चला जाता है, नेगेटिव ग्रोथ में चला जाता है, एंड देन इन्फ्लेशन फॉल्स डाउन, वो आपको डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जापान बहुत बड़ा केस इन पॉइंट है। 20-30 साल उन्होंने स्ट्रगल किया डिफ्लेशनरी यस। सिचुएशन से। सो वो सिचुएशन तो वो सिचुएशन, आई डोंट थिंक कि अगर स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन आया, तो हर इकोनॉमी फिर इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, इसमें सुधार लाना चाहिए और इससे निकलना चाहिए। हम्म। और दूसरा होता है कि रियल इनकम आपका कम हो जाता है इन स्टैगफ्लेशन। जी। बिकॉज आप प्राइस तो ज़्यादा दे रहे हैं बट आपकी इनकम कम है। हम्म। इन्फ्लेशन है, ग्रोथ कम हो रही है, तो रियल इनकम कम होता है, लीड्स टू लोअर कंजम्पशन। अभी सिचुएशन तो यही लग रहा है, क्योंकि ये टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। ये डिमांड लेड इन्फ्लेशन नहीं आने वाला है, ये जस्ट बिकॉज आपने प्राइस बढ़ा दिया किसी चीज यस। का, उसके कारण इन्फ्लेशन हो गया। हम्म। अब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन तो पक्का कम होना है। हम्म। जहां आप लग्जरी करें तो लग्जरी बंद कर दोगे, एंड बहुत तरीके के इसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट होंगे एक के ऊपर एक करके। वो आपको लो ग्रोथ में लेके जाएगा। ये सिचुएशन तो 100% दिख रहा है, ये साल तो वही सिचुएशन होने वाला है इवेंचुअली। जी। बट इट कैन लीड टू अ डिफ्लेशन। तो मुझे नहीं लगता है कि यार इतना, आई मीन 100 साल की हिस्ट्री देखने के बाद हमारे पास हिस्टोरिकल बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, हम्म। और एक लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ चुका है। तो पीपल आर साउंड इनफ
अभी थोड़ा चल रहा है ये टैक्टिस, बट वो इस चीज को जैसे ही रियलाइज करेंगे कि ये अब रियलिटी हो गई, अभी ये तो होने ही वाला है, हम्म। तो वहां फिर वो मेजर्स आ जाएंगे इसको सुधारने के लिए। और प्रॉब्लम क्या होता है कि हायर इन्फ्लेशन में आप इंटरेस्ट रेट भी जल्दी कट नहीं कर पाओगे। यस। एक जो मेजर मॉनेटरी टूल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का इज मैनेजिंग द इंटरेस्ट हम्म। एलिमेंट, तो वो कर नहीं पाओगे, तो फिर इनडायरेक्ट रूट आपको करना पड़ेगा ग्रोथ को पुश करने के लिए। जी। और उसका जो पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छा केस स्टडी है वो भारत खुद है। 2020 के कोविड जब हुआ था, हम्म। आप देखो, यूएस ने, यूरोप ने, हर ने मॉनेटरी पैसा ट्रांसमिशन किया था कोविड से बचने के लिए लोगों को। वो सब प्रॉब्लम में आ गई है। फेड का बैलेंस शीट देख लो, यूएस गवर्नमेंट का बैलेंस शीट देख लो, सब कोविड का देन है। $1,400 वो सप्लाई करने लगे थे, बट इंडिया ने मेथड अलग अपनाया। उन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दी, एक तो फूड सब्सिडी की तरह तो खाना पीना दे दिया जो मार्जिनलाइज लोग हैं। हम्म। बाकी बैंकों को उन्होंने इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है कि आप यस। एनपीए मत करो, इतने दिन तक इंटरेस्ट मत चार्ज करो, सरकार हेल्प करेगी आपको। लोगों को लोन लेने में मदद की कि आप री लोन ले लो। तो वो उस तरीके के कुछ मेजर्स वापस लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया भारत से भी एक चैप्टर उठाएगी यहाँ पर सीखने के लिए कि अगर स्टैग्फ्लेशन होता है तो हम्म। इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें, बिल्कुल। एंड थ्रू दैट विल कम आउट। सो अंकित, मेरा ये पर्सनली मानना है कि डिफरेंशियली सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए, बट हाँ, 1 सवा साल के लिए स्टैग्फ्लेशन में जरूर फंसने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें थी जो हमने मार्केट के ऊपर देखी। अब इंडिया के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं। एफआईएस जो हैं पिछले 5 साल से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हमने मार्केट में न्यूज में भी देखा कि 16% से नीचे का उनका पोर्टफोलियो जो है वो हो चुका है। और जो इनका पूरा के तरह कंटिन्यूसली सेलिंग है। अभी बीच में उन्होंने 30,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग करी थी कैश मार्केट में, उसके बाद वापस से वही सेलिंग प्रेशर वापस से क्रिएट हो गया है। क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर पाएगी कि कुछ मेजर स्टेप्स ले पाएगी जिसके कारण एफआईएस को वापस से अटैक कर सके? देखिए अंकित, एफआई को रोकने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बढ़ना चाहिए, और गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो तो कर ही रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको डायरेक्ट कर सकती है, वहाँ वो कर रही है। बट ये नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया है, और इसका बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। अभी आप देखो, यूएस का ट्रेजरी यील्ड जो है 4 से 4.5 के बीच में करना, दैट इज द रिस्क फ्री रिटर्न। 4.5% का आप मान लो या 4% मान लो, हम्म। वहां पर आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जी। अनसर्टेन इन्वायरमेंट, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। अब आप आ जाइए भारत में, इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में क्या है कि आपका जो इक्विटी रिटर्न है, हम लोग 9 या 10% के आसपास का अर्निंग स्रोत की बात कर रहे हैं। हम्म। इसको इस तरीके से देखें कि अगर वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन अराउंड 3 साढ़े 3% का आप मान के चलो साल का होगा, जो बहुत दिन तक आरबीआई ने कंट्रोल किया था। बट ये साल तो अभी वो होता हुआ दिख रहा है। तो 4% प्लस 3.5% आप करेंसी डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ये 7.5% के आसपास हो गया। प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको यहाँ पर 12.5% का अट्रैक्ट होता है। हम्म। सो अगर आप 10% भी प्रॉफिट बना रहे हो, तो 1.25% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। यस। 7.5 पे आप 1.25 ऐड कर दो, ये ऑलमोस्ट 9% के आसपास आ जाता है। हम्म। सो यू आर नेट न्यूट्रल जीरो। अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स 9% है, और 9% के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिया में पैसा लगाने पर बैठ रही है। करेंसी डेप्रिसिएशन आगे पीछे भी हो सकता है, हम्म। तो आप आओगे ही नहीं ना यहाँ पे। सही बात आपको है। एटलीस्ट ऐसे रिस्कियर इन्वायरमेंट में आपको एटलीस्ट 18-20% का स्टॉक प्राइस ग्रोथ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। वो डिफिकल्ट लग रहा है। 10 साल के कैगर में वापस हम लोग को 19% मिलेगा, हम्म। बट राइट नाउ वो चैलेंज हो गया है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। हम्म। कोई भी आदमी, जब एक बार सर्टेनिटी आ जाएगी, वो पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जी। बट फिलहाल के लिए जब तक ये सर्टेनिटी नहीं आती है, और जब आप देख रहे हैं कि ये अगला भी 9-10% ज्यादा मेरे को रिटर्न दे नहीं सकता है, तो क्यों आएगा? इससे बेटर वो सेफ हेवन यूएस में पड़ा रहेगा ना वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो ये विड्रॉल पिछले जो 5-6 महीने में आपने देखा है, इससे रिलेटेड ये, दे वर वेरी राइट। दे उन्होंने एनालिसिस बहुत अच्छी थी। मे बी इंटरनल एनालिसिस दिख भी रहा हो कि ट्रम्प साहब जीतने वाले हैं। जी। तो इलेक्शन कैंपेन चालू हुआ तब से वो अक्टूबर से सेलिंग पे आ गए। हम्म। और अच्छा, ट्रम्प तो वहां पे यही भाषण दे रहे थे, हम लोग बहुत दूर से देख रहे हैं, बिल्कुल। बट वो ऑन ग्राउंड देख रहे थे कि ये सब होने वाला है, तो वो मनी पुल आउट चल रहा था। ये चलता रहेगा टिल द टाइम आपको अर्निंग्स ग्रोथ जो है 15-16% के आसपास नहीं दिखेगा आते हुए, तब तक वो ये पैसा मीनिंगफुली इंडिया में लौटता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा। भले स्टॉक प्राइस कितना भी करेक्शन हो जाए, एक आर्बिट्राज प्ले होता है कि हाँ। वैल्यूएशन काफी गिर गया तो उसके लिए आप आ गए,
बट फंडामेंटली एक जो 10 साल 12 साल का इन्वेस्टमेंट होता है, वहां हम्म। पर प्रॉब्लम आपने देखा होगा। पी इन्वेस्टमेंट इस बार कम हो गए इंडिया में, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गया था जी। ये पिछले साल में। तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन तो जरूर है। तो मार्केट की कंडीशन जिस तरह से चल रही है ऊपर नीचे, अगर हम चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट्स की बात करें तो आज की तारीख में कोई गैप अप गैप डाउन के सारे चार्ट्स मिल रहे हैं पिछले 5 to 6 डेज में। और वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 55,000 तक की एक ऐसा रिवर फैला था कि मतलब मेरी मदर जो है वो तक बोलने लग गई थी कि तुमको नहीं पता है 55,000 आ जाएगा गोल्ड। तो ये जो र्यूमर फैला था, उसके बाद में जिस तरह से शॉर्ट के अंदर पोजिशन मार्केट के अंदर मेरे पास में क्लाइंट्स हैं जो शॉर्ट में फंसे हुए हैं, उसके जी बाद जिस तरह से इसने वापस से रैली दी है, एक शार्प रैली, आज $3200 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और आने वाले टाइम में जिस तरह की आपने सिचुएशन बोली है, तो ये कहीं भी 3600 की तरफ भी क्रॉस करते हुए देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल अंकित, मेरा तो ये मानना है कि 36 भी जाएगा। और अगर ये अनसर्टेनिटी जो चल रही है कंटिन्यूड रही, हम्म। मतलब अगर ट्रम्प ने अपने कार्यक्रम बिहेवियर नहीं बदले, तो फिर 4,000 भी दूर नहीं है। तो मेरे साथ जितने भी दर्शक हैं, प्लीज इस समय आप इक्विटी ये हो या चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, कमोडिटीज हो, प्लीज थोड़ा सा सेफ होकर चलिए। मेरे साथ में आपका बहुत अच्छा सेशन रहा सर, एंड थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।